ज्योतिराव फुले की पुस्तक गुलामगिरी के पिछले एपिसोड में हम इसके 12वें भाग को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके तहत महात्मा फुले जिक्र करते हैं कि गांव की व्यवस्था के ऊपर पटवारी अर्थात कुलकर्णी ब्राह्मणों का किस कदर कब्जा है और कैसे ये लोग भोले भाले शूद्र किसानों की जमीनों को हड़पते हैं। न्यायालयों में जब ये शूद्र किसान न्याय लेने के लिए जाते हैं तो वहां पर भी नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी व्यवस्था में इन्हीं ब्राह्मणों की भरमार होती है और ये जज तक वही बात पहुंचाते हैं जो इन्हें पहुंचाने के लिए पटवारी कहता है। और यदि ये शूद्र किसान कभी कलेक्टर से मिलकर इन पटवारियों की शिकायत करने की कोशिश भी करते हैं तो उनका किस तरह सोशल एक्सक्लूजन किया जाता है कि उनकी शामत आ जाती है। इसीलिए कोई भी अपने साथ होने वाली ज्यादती को अंग्रेज सरकार तक पहुंचाने की हिम्मत नहीं दिखा पाता है। इन सब चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी। अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और जानेंगे कि अमित शाह जी संसद में खड़े होकर जब बयान देते हैं कि इस देश में ऐसी हालत कर देंगे कि लोगों को अंग्रेजी बोलने में शर्म आएगी, तो बता दूं कि आज के एपिसोड में महात्मा फुले इस बात पर ही फोकस करेंगे कि किस तरीके से अंग्रेजी न जानने के कारण शूद्रों के पूर्वजों को नुकसान उठाना पड़ा है और अमित शाह जी के पूर्वजों ने किस तरह से अंग्रेजी शिक्षा को हथियार बनाकर जो है शूद्रों की जमीनों को हड़पा है। न्यायालयों में होने वाली धांधलियों के ऊपर खास तौर से इस एपिसोड में चर्चा होगी। अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा भाग 13। तहसीलदार, कलेक्टर, रेवेन्यू, जज और इंजीनियरिंग विभाग के ब्राह्मण कर्मचारी आदि के संबंध में ढूंढीराव प्रश्न कर रहे हैं। ढूंढीराव, तात इसका मतलब ये हुआ कि ब्राह्मण लोग मामलेदार विदिन ब्रैकेट तहसीलदार आदि होने की वजह से अनपढ़ अज्ञानी शूद्रों को नुकसान पहुंचाते हैं। ज्योतिराव, आज तक जो भी ब्राह्मण तहसीलदार हुए हैं उनमें से कई तहसीलदार अपनी बुरी करतूतों की वजह से सरकार की नजर में अपराधी साबित हो चुके हैं और सजा पाने को है। वे ब्राह्मण मामलेदार अपना काम करते समय इतना दुष्ट व्यवहार करते थे और गरीब लोगों पर इतना अमानवीय जुल्म ढाते थे कि उन दास्तानों का एक ग्रंथ लिखा जा सकता है। अरे इस पूना जैसे शहर में ब्राह्मण तहसीलदार कुलकर्णी से लिखवा कर लाई गई लायकी दिखाए बगैर बड़े साहूकारों की भी जमानत स्वीकार नहीं करते। तो मतलब व्यवस्था के ऊपर कितना इनका होल्ड है। ये साहूकारों को भी इनकी लल्लो चप्पो करनी पड़ती है अपने काम निकलवाने के लिए। फिर वहां गरीबों के प्रति हमदर्दी, अपनापन कौन दिखाएगा? अरे ये कुलकर्णी लोग योग्यता का प्रमाण पत्र देते समय अपना चक्कर चलाते होंगे कि नहीं? तो मेरिट किस तरह डिसाइड होती है अब आप ही सोच लीजिए। पुराने मकान की जगह पर नया मकान बनाने की तब तक अनुमति नहीं देती जब तक ब्राह्मण तहसीलदार द्वारा उस नगर के कुलकर्णी का अभिप्राय समझ नहीं लिया जाता। अरे उस कुलकर्णी के पास उस नगर का नक्शा होने के बावजूद नई खरीदी करने वालों का नाम मिला करके हर साल उसकी एक नकल तहसीलदार के दफ्तर में लिखवा कर रखने का कोई रिवाज ही नहीं है और न कोई कारण भी। फिर उस जगह के संबंध में कुलकर्णी का अभिप्राय जरूरी और सही है यह कैसे मानना चाहिए? मतलब कितनी धांधली होती है। जो नई नई चीजें होती हैं हर साल रिपोर्ट जो है वो बनाकर नहीं दी जाती है, यदि बनाकर भी दी जाती है तो पुरानी रिपोर्ट से आगे खिसका दी जाती हैं। उसमें नई चीजें जो एड ऑन होनी चाहिए वो नहीं की जाती हैं। इन तमाम बातों में से इस तरह की शंका पैदा होती है कि ब्राह्मण तहसीलदारों ने अपनी जाति के कलम कसाईयों का हित साधने के लिए इस व्यवस्था को बरकरार रखा होगा। इससे तुम ही सोचकर देखो कि यहाँ यूरोपियन लोगों की बस्तियों के बीच पूना जैसे शहर में ब्राह्मण तहसीलदार इस प्रकार की लापरवाही से अपनी जाति कलम कसाईयों की रोटी पकाते हैं, तब गांव खेड़ों में उनका कितना जबरदस्त जुल्म रहता होगा। मतलब छोटे मोटे गांव की बात तो छोड़ ही दीजिए, पूना जैसे बड़े शहर में भी ये सारी धांधलियां अंग्रेज सरकार के नाक के नीचे ये लोग कर लेते हैं। और चूंकि व्यवस्था के ऊपर इनका होल्ड है इसलिए सरकार भी कभी कभी आंख मूंदे पड़ी रहती है। यदि इस बात को हम लोग सचे माने तो ये जो अनपढ़ शूद्रों के समूह अपने बगल में कपड़े दबाकर ब्राह्मण कर्मचारियों के नाम से चिल्लाते हुए घूमते दिखाई देते हैं, क्या ये सब झूठ है? इन्हीं लोगों में से कुछ लोग कहते हैं कि अब सुनिए कि हमारे पूर्वजों
की शिकायतों के बारे में जो है वो महात्मा फूले क्या लिख रहे हैं, हमारे पूर्वजों को क्या क्या दिक्कतें आई अंग्रेजी न जानने के कारण। ब्राह्मण कुलकर्णी की वजह से ही ब्राह्मण जज ने मेरी अर्जी समय पर स्वीकार नहीं की, इसलिए प्रतिवादी ने मेरे पक्ष के सभी गवाह बदल दिए और मेरी ही जमानत करवाई गई। कैसी धांधलियां होती थी, मतलब जो अर्जी दे रहा है, जो दरख्वास्त दे रहा है, उसी को मतलब पकड़ लिया गया। आज भी ऐसा ही हो रहा है व्यवस्था में, तो इससे आप अच्छी तरह कनेक्ट कर पाएंगे हर चीज को। कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण जज ने मेरी अर्जी ले ली और कुछ समय के लिए उसने मेरी अर्जी को दबा करके रख दिया और मेरी प्रतिवादी की अर्जी दूसरे दिन लेकर मेरे चल रहे काम से मुझे उजाड़ दिया और इस तरह उसने मुझे भिखारी बना दिया। कोई कहता है ब्राह्मण जज ने मैं जैसा बोल रहा था उस प्रकार से लिखा ही नहीं और बाद में उसी जबानी से मेरे सारे झगड़े को इस तरह बर्बाद कर दिया कि अब मैं पागल होने की स्थिति में पहुंच गया हूं। मतलब जो फरियादी होते थे वो जो कुछ भी बात कहते थे, ब्राह्मण जज जो हुआ करते थे जिन जिन जगहों पर, वो जो उनकी मुट्ठी गर्म कर दिया करता था उसी के फेवर में फैसला सुना दिया करते थे। यही सब चीजें जुडिशरी में आज भी हो रही हैं। कोई कहता है कि मेरे प्रतिवादी ने ब्राह्मण जज की सलाह पर मेरी अच्छी तरह चल रहे काम को बंद करवा दिया और उसके मेरे खेत में अपना हल जोतने का काम शुरू करते ही मैं उस ब्राह्मण जज के पास जा पहुंचा और मैंने उसको बड़ी नम्रता से भूमि को स्पर्श करके प्रणाम किया और उससे एक शब्द भी ना बोलते हुए मैंने केवल उसके हाथ में अपनी अर्जी दे दी और मैं तुरंत 4-5 कदम पीछे हट गया। मैं उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर बड़ा ही दीन दुखी भाव से कांपते हुए खड़ा रहा। फिर कुछ ही देर में उस दुष्ट ने मेरी ओर देखकर झट से उस अर्जी को मेरी ओर फेंक दिया और ये कारण दिखाकर कि मैंने कोर्ट का अपमान किया है, उसने मुझे ही दंडित कर दिया। लेकिन उस दंड राशि को देने की मेरी क्षमता नहीं होने की वजह से मुझे कुछ दिन के लिए जेल में बंद रहना पड़ा। इधर प्रतिवादी ने बोने के लिए तैयार किए हुए मेरे खेत में अपना अनाज बो दिया और उस खेत को अपने अधिकार में ले लिया, जिसकी वजह से मैंने बाद में कलेक्टर साहब को 2-3 अर्जियां दी और उनको हर बात से सूचित कराया। लेकिन मेरी सभी अर्जियां वहां के ब्राह्मण क्लर्क ने दबा कर रख दी कि कुछ पता ही नहीं चल रहा, अब इसका क्या ही किया जा सकता है। कोई कहता है कि ब्राह्मण क्लर्क ने मेरी अर्जी कलेक्टर को पढ़कर दिखाते समय वहां की मुख्य बातों को हटा दिया। ब्राह्मण मामले द्वारा दी गई अर्जी निकालकर वहां जस की तस रखवा दिया। कोई कहता है कि मेरी अर्जी के आधार पर कलेक्टर ने मौखिक रूप से जो बातें लिखने के लिए मैंने उस ब्राह्मण क्लर्क को कहा था, उसने कलेक्टर के बताए आदेश के विरुद्ध ऑर्डर लिखा, लेकिन उस ऑर्डर को कलेक्टर के सामने पढ़ते समय उसने कलेक्टर के बताए अनुसार ही बराबर सुना दिया और फिर उस निकाल पत्र पर उसके हस्ताक्षर लेकर वह निकाल पत्र पर मुझे मामलेदार के द्वारा प्राप्त हुआ। तब उस पत्र को देखकर मैं अपने माथे को पीटता ही रह गया और मैंने मन ही मन कहा कि हे ब्राह्मण कर्मचारी, तुम लोग अपना लक्ष्य पूरा किए बगैर चुप नहीं रह सकते। तो मतलब क्योंकि अंग्रेजों को भी यहाँ की प्रादेशिक भाषाओं का ज्ञान नहीं होता था, इसलिए उन्हें समझ नहीं आता था कि जो रीजनल लैंग्वेज में लिखी गई अर्जियां हैं उसमें क्या लिखा है। ये लोग उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताते थे, सही चीजें बताते थे, लेकिन जो अर्जी होती थी उसमें अपने मन मुताबिक जो भी इन्हें सूट करता था वो लिख लेते थे। कोई कहता है कि जब मेरी कलेक्टर साहब के पास भी कुछ सुनवाई नहीं हुई तब मैंने रेवेन्यू साहब को 2-3 अर्जियां भेज दी, लेकिन मेरी वे सभी अर्जियां वहां के ब्राह्मण क्लर्क लोगों ने कोशिश करके फिर उस साहब की ओर पुनः कलेक्टर के ही अभिप्राय के लिए लौटा दी। बाद में कलेक्टर के ब्राह्मण कर्मचारियों ने मेरी सभी कागजात घुमा फिराकर कलेक्टर साहब को पढ़कर सुना दिए और ये कहकर कि मैं बड़ा शिकायतखोर आदमी हूं, उन्होंने मेरी अर्जी के पिछले पन्ने पर उस कलेक्टर से अभिप्राय लिखवाकर रेवेन्यू साहब को गलत जानकारी दी। अब तुम ही बताओ, ऐसे करने वालों के साथ क्या करना चाहिए। कोई कहता है कि मेरा केस शुरू होते ही अटर्नी द्वारा बीच में ही मुंह मारने की वजह से जज साहब कहने लगे, चुप रहो, बीच में मत बोलो। बाद में उन्होंने स्वयं ही मेरे सभी कागजात पढ़ लिए, लेकिन कागजातों को बेचारे क्या करेंगे,
क्योंकि पहले ही कलेक्टर कचहरी के सभी ब्राह्मण कर्मचारियों ने कुलकर्णियों की सूचना के अनुसार मेरे पूरे केस का स्वरूप ही बदल दिया था। कोई कहता है कि आज तक सभी ब्राह्मण कर्मचारियों के देव पूजा के कमरे के मंत्रोच्चरों के अनुसार उनके घर भरते भरते हमारे घर उजड़ गए, हम बर्बाद हो गए, हमारे खेत नीलाम किए गए, हमारी जमीन जायदाद चली गई, हमारा अनाज गया, हमारे अनाज से भरा बारदाना लुट गया, हमारे घर की हर चीज लुट गई और हमारे बीवी बच्चों के बदन पर सोने का कील कांटा भी नहीं बचा। अंत में हम सब लोग भूख और प्यास से मरने लगे। तब मेरे छोटे भाइयों ने मिट्टी गाड़े का काम खोजा और हम सभी सड़क के काम पर टोकरियां ढोने के लिए जाने लगे। तो इसके लिए अगेन कहूंगी कि 2 बीघा जमीन में इस पूरी व्यवस्था का वर्णन बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। यदि आपने बलराज साहनी स्टारर 2 बीघा जमीन नहीं देखी है तो देख डालिए। और इसी तरीके की बात जो है वो मदर इंडिया में भी दिखाई गई है। वहां भी सभी ब्राह्मण कर्मचारी किसी काम को हाथ नहीं लगाते थे, केवल हर दिन सुबह और शाम को एक बार काम पर जाकर हाजिरी लगा देते थे। बाद में किसी घटिया मराठी अखबार में, कृपया ध्यान दीजिए, बाद में किसी घटिया मराठी अखबार में अंग्रेज सरकार या उसके धर्म आदि की आलोचना की गई हो तो उसका मतलब जाते समय हम अनपढ़ शूद्रों को समझाया करते और बाद में अपने घर लौट जाते थे। तो मतलब किस तरीके से इन्होंने मीडिया का भी इस्तेमाल किया, अखबारों में किस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ बातें लिखी जाती थी और वो सारी रीजनल लैंग्वेज के अखबार हुआ करते थे जिनको पढ़ने में अंग्रेजों को दिक्कत आती थी और शायद अंग्रेज किसी अपने कर्मचारी से पढ़वाते भी होंगे तो वो सारे कर्मचारी जो है वो ब्राह्मण होते थे, वो उनको अखबारों में लिखी गई असल बातें तो नहीं बताते होंगे। सरकार भी ऐसे घटिया लोगों को मेहनत करने वाले मजदूरों से भी ज्यादा डबल तनख्वाह देती है और फिर किसी मजदूर ने तनख्वाह विद इन ब्रैकेट मजदूरी लेने के बाद उस ब्राह्मण कर्मचारी के हाथ पर कुछ रुपए रख दिए तब तो कोई बात नहीं, यदि उसने उसके हाथ पर रुपए नहीं रखे तो उसकी खैर नहीं। वह ब्राह्मण कर्मचारी दूसरे दिन से ही अपने से बड़े साहब को उस मजदूर के बारे में गलत सलत बातें बताकर उसके उस मजदूर की नागा यानी कि गैर हाजिरी लगाए जाते हैं। इतना ही नहीं, कोई ब्राह्मण कर्मचारी उस मजदूर से कहता है कि तू सरकारी काम करने के बाद पत्रालियों के लिए बड़े पलस के पान या पानी की डालियां शाम को घर लौटते समय लाकर मेरे घर पर डाल देना। कोई ब्राह्मण कर्मचारी कहता है कि आम की डालियां शाम को घर लाकर देना, मतलब नजराने मांगते हैं मुंह खोलकर। कोई कहता है कि आज रात को मैं गांव के उस लेन देन करने वाली विधवा के घर में नाश्ता पानी करने के लिए जाने वाला हूँ, इसीलिए तू खाना खाकर मेरे निवास पर आकर मेरे परिवार की सारी रात रहकर वहीं सो जाना, लेकिन दूसरे दिन काम पर जाने के लिए भूलना नहीं, क्योंकि कल शाम को ही बड़े इंजीनियर साहब यहाँ अपना काम देखने के लिए आने वाले हैं। इस प्रकार की सूचना राव साहब ने लिखकर भेजी है। इस तरह के ब्राह्मणों द्वारा जो परेशानियां भोगनी पड़ती हैं, फुटनोट 1, इसके बारे में पृष्ठ 67 पर इंजीनियर विभाग पर जो पमाड़ा लिखा गया है उसको पढ़िए। तो जब हम पृष्ठ 67 पर पहुंचेंगे, अभी हम 54 पेज पर हैं, तो तब हम ये सारी बातें पढ़ेंगे विस्तार से। इस तरह के ब्राह्मणों द्वारा जो परेशानियां भोगनी पड़ती हैं उसके बारे में मुझे मेरे भाई मेरे घर आकर आंखों से आंसू बहाते हुए बताते रहते हैं। वे कहते हैं कि तात हम क्या करें, ये सभी ब्राह्मण 18 जाति के गुरु हैं, ये लोग अपने आप को सभी वर्गों के गुरु समझते हैं, इसलिए जैसा भी बर्ताव करें हम शूद्रों को जवाब में एक शब्द भी नहीं बोलना चाहिए। शूद्रों को उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए, ये अधिकार शूद्रों को नहीं है, यही उनके धर्मशास्त्रों का कहना है। धर्मशास्त्र कुछ भी कहें, लेकिन हमारे पास इस मर्ज का कोई इलाज नहीं है। यदि मैं अंग्रेजी बोलना सीख गया होता, कृपया ध्यान दें, आपके पूर्वज क्या आपसे फरियाद कर रहे हैं। यदि मैं अंग्रेजी बोलना सीख गया होता तो मैं ब्राह्मणों के सभी कारनामे, करतूतें, लफाजी, ठगी आदि सभी बातें अंग्रेज लोगों को बता सकता था और उसके द्वारा ही इन लोगों को मजा चखवाया जा सकता था।
इसके अलावा इंजीनियर विभाग के सभी ब्राह्मण कर्मचारियों की लुच्चागिरी के बारे में ठेकेदार लोग इतना कुछ बताते हैं कि उस पर एक स्वतंत्र किताब लिखी जा सकती है। इसलिए इस बात को मैं यहीं समाप्त कर देता हूँ। ऊपर लिखी गई सभी दलीलों में जो भी आपको सच लगे उसके बारे में गंभीर रूप से सोचना चाहिए और उसका पूरी तरह से बंदोबस्त फुटनोट 2। वही जब हम इंजीनियरिंग विभाग का पवाड़ा पढ़ेंगे तो उसमें सारी बातें दोबारा से हम पढ़ेंगे। बंदोबस्त भी करना चाहिए तथा उन तमाम कुरीतियों को जड़ मूल से सामाजिक जीवन से समाप्त कर देना चाहिए। यही हमारी सरकार का धर्म है। तो इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। एपिसोड के अंत में एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है जो बुधवार पैठ जहां फुले दंपति ने भारत में लड़कियों का पहला स्कूल खोला था उसकी है। वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ ये। और इसके ऊपर पहले भी मैं एक छोटा सा वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। माता सावित्रीबाई फुले की जयंती के ऊपर मैंने ये बात बोली थी कि इसे एक राष्ट्रीय धरोहर की तरह संरक्षित करना चाहिए। और मैं अपनी बातों को एक बार फिर रिपीट करती हूँ कि ये जर्र हालत में पहुंच चुका है। ये जो लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला था ये एक ऐतिहासिक धरोहर है। इसीलिए इसे सरकार को संज्ञान में लेकर संरक्षित करना चाहिए, ना कि इसे तोड़कर इसकी जगह कोई अन्य म्यूजियम बनाना चाहिए। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अम्बेडकरनामा को दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप फॉलो भी कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय भीम। धन्यवाद।